हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज के सेशन में हम लोग 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो आईएएस, पीएसएस, एसएससी, जीडी, टीचर्स, दरोगा, रेलवे, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या किसी भी स्टेट की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि कट ऑफ क्लियर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बट हम लोग अपने चैनल पर आप सबके लिए उसी लेवल के और उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बना के लाते हैं जो कि एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना होती है। अब तक हम लोग अपनी सीरीज़ में 32 वीडियो बना चुके हैं। आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। उससे क्या होगा, जब आप इन वीडियोज़ को देख लेंगे ना, 32 वीडियो है और इसमें केवल 8 क्वेश्चन हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये। जब आप उनको देख लोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, तब आपके सामने कोई से भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और पेपर में बिल्कुल नहीं घबराएंगे। तो फिर उससे क्या होगा, उससे आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। तो फिर आपके सामने कट ऑफ क्या चीज़ है, आप तो नौकरी लेकर जाएंगे, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम आपके इस सफ़र और इस सफलता में आपका साथ दे सकें। इसीलिए हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाँ, ये जो पहला क्वेश्चन है ये हम लोग अपनी कम्युनिटी है, ठीक है, हमारे चैनल पे जो कम्युनिटी है उसके अंदर हम लोग रेगुलर बेसिस पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन डालते रहते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं वो क्वेश्चन, बच्चे वो गलत कर देते हैं। तो हम आपके लिए प्रैक्टिस के रूप में ये क्वेश्चन डालते हैं जिससे कि आप हर क्वेश्चन को सही कर आए और अपना फ्री का नंबर पा सकें, ठीक है, नंबर फ्री में पाएँ और उनको गलत ना करें क्वेश्चंस को। चलिए, ये वही क्वेश्चन है जहाँ पर हमने देखा कि 88% बच्चों ने बिल्कुल सही करा और 6%, लगभग 12% बच्चों ने इसको गलत करा था। अब ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि विच रिवर इज़ कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ, कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कावेरी है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए कि शायद इसमें कृष्णा भी लगाया है, गोदावरी भी लगाया है। लाजमी है इसमें बच्चे कंफ्यूज होना, लाजमी है, क्योंकि गोदावरी भी एक साउथ की गंगा है, सॉरी साउथ की रिवर है, कृष्णा भी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये देखिए हमारा इंडिया है तो गोदावरी जाती है यहाँ से, ये हो गई गोदावरी और ये है कावेरी, ये कावेरी रिवर है, ये गोदावरी रिवर है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि साउथ की गंगा की दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है कावेरी को, गोदावरी को नहीं कहा जाता, क्योंकि गोदावरी को कहा जाता है बूढ़ी गंगा, ठीक है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है और कावेरी को बोलता है दक्षिण की गंगा। अब क्यों? क्योंकि इसमें एक लॉजिक है कि कावेरी ही एक ऐसी नदी है दक्षिण भारत की जिसमें कि साल भर पानी रहता है, ठीक है, साल भर पानी से भरी रहती है ये। अब गंगा है, हमारी जो गंगा है वो हिमालय की गंगा है, उसमें भी साल भर पानी रहता है, ठीक है। और ये साउथ की गंगा है जिसमें साल भर पानी रहता है, तो इसलिए इसको बोला गया है दक्षिण की गंगा। बाकी सभी नदी में जो कि पेनिसुलर इंडिया की है, मतलब जो दक्षिण पठार में जो गंगा बहती, नदियाँ बहती हैं, उनमें साल भर पानी नहीं रहता, वो केवल मानसून के टाइम पर रहता है। लेकिन जो कावेरी रिवर है उसमें हर पूरे साल पानी बहता रहता है, इसीलिए इसको हम लोग दक्षिण की गंगा या फिर गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीम फॉर 2024 एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग, कि रायसीना डायलॉग 2024 का थीम क्या है? क्या वो चतुरंगा, कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कॉर्पोरेट, क्रिएट, मतलब कि संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण है? इंडिया इज़ अ फ्रेंड फॉर एवर, भारत सदैव के लिए मित्र है, वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, संसार एक परिवार है। तो यहाँ पे थीम की बात करी गई है, तो इसका थीम है चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी फ़िलहाल दिल्ली में हुई है। कब से हुई है? ये हुई है 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक हुई है, दिल्ली में हुई है। और हर साल एनुअली हर साल होती है रायसीना डायलॉग, हर साल होता है। और ये जो 2024 में जो रायसीना डायलॉग हुआ है ये इसका 9वां संस्करण है, मतलब कि 9वां एडिशन है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि इसमें जो चीफ गेस्ट हैं, ठीक है, जो चीफ गेस्ट आए हैं वो है ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में कौन आया है? वो आए हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है काइरोकोस मित्सोटाकिस, ठीक है।
अगर आप बोलना चाहें तो आप इसको लास्ट भी याद कर सकते हैं कि मित्सोटाकीस। ठीक है, अगर आपसे ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछ लिया जाए तो आप ये वाला ऑप्शन लगा के आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मेड इट कंपलसरी फॉर ऑल मेल सिटीजन्स एंड इन एज ग्रुप 18 से 35। मेल भी है और साथ में फीमेल भी है। फीमेल की जो एज है वो है 18 से 27 साल। यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देशों ने सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा नियम लागू कर दिया है, जो कि अनिवार्य कर दिया है। मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान या फिर इंडिया। देखो इंडिया तो बिल्कुल नहीं है, हमें सबको पता है। तो इसमें से 3 में से अगर हम देखें तो इसका आंसर है म्यांमार। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार। वहाँ पर क्या हुआ है कि वहाँ पर जो मिलिट्री जुंता है, ठीक है, मिलिट्री जुंता जो है वहाँ की एक तानाशाही सरकार है। ठीक है, तानाशाही सेना है। ठीक है, वहाँ पर तानाशाही सेना बोलेंगे इसको, हम लोग जुंता बोलते हैं। वहाँ पर उसने कंपलसरी कर दिया है कि चाहे मेल हो, लड़का हो, चाहे लड़की हो, उन सबको 2 साल के लिए आर्म फोर्सेस में, ठीक है, मिलिट्री में अपना योगदान देना है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इस चीज़ को 5 साल भी बढ़ा सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट हो गया। साथ में वहाँ पे ये आदेश जारी करा है कि अगर कोई भी इंसान मना करता है कि हम लोग आर्म फोर्सेस में नहीं आएंगे तो उनको वो जेल में डाल देगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि ऐसा बहुत रेयरली होता है यहाँ पे, क्योंकि ये कंपलसरी करा गया है। यहाँ पे वॉलंटरी नहीं है, ये कंपलसरी करा गया है। तो आंसर है इसका म्यांमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ऑफ काला आजार, कि काला आजार रोग को संचालित करने वाला वाहक कौन सा है। यहाँ पे ये पूछा है, सैंड फ्लाई, मंकी, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो। मतलब सैंड फ्लाई बंदर, हाउस फ्लाई या मच्छर। तो काला आजार को कौन फैलाता है, वो फैलाता है सैंड फ्लाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैंड फ्लाई इसको फैलाती है। और देखिए जो काला आजार है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि काला आजार को हम लोग ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। अगर आपके पेपर में काला आजार लिखा हुआ नहीं आता, अगर ब्लैक फीवर लिखा हुआ आता है तो आप उसको काला आजार ही समझना कि जो एग्जामिनर है ये काला आजार के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसको ब्लैक फीवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर जो सैंड फ्लाई है, ये जो इस इंसान को अगर काट लेती है तो काटने के बाद जो उसकी त्वचा होती है उसका डिस्कलरेशन हो जाता है, कुछ ब्लैक ग्रे कलर की हो जाती है। इसीलिए इस चीज़ को हम लोग काला बुखार भी बोल दिया जाता है। अब इसमें किससे होता है, ये एक पैरासाइट से होता है, जो कि पैरासाइट का नाम है लेशमेनिया। ठीक है, लेशमानिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। अब किससे फैलता है, ये फैलता है सैंड फ्लाई से। अब देखो इसको देख लेते हैं कैसी दिखती है। ये देखिए, ये सैंड फ्लाई एक मच्छर के टाइप से दिखती है, बहुत छोटी सी होती है। ये काला आजार कर देती है, प्रोटोजोन, पैरासाइट, डिसीज़, ये सारा ये काम करती है। अगर हम मच्छर से देखें कि मच्छर भी बहुत सारी बीमारियों का वाहक होता है, वेक्टर होता है। तो वो कौन सी बीमारियां होगी, देखो जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया है, ठीक है, चिकनगुनिया है, ठीक है, चिकनगुनिया होगा, फिलारेसिस हो गया। तो ये सारी की सारी जो बीमारी हैं वो, जैसे येलो फीवर हो गया, ये सारी बीमारियां जो है वो मच्छर जनित बीमारियां हैं। चलिए ये बात तो ही हमारे क्वेश्चन की। अब हमने अपने चैनल पर आपके लिए 2 सीरीज़ चला रखी हैं। एक है जीएस की सीरीज़ और एक है पॉलिटी की सीरीज़। ये जीएस की सीरीज़ वही है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, और पॉलिटी की भी सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इस तरीके से आपको पढ़ाया है कि आपको बार बार किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इंटरनेट में उसको खोजने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका सारा का सारा जो कंसेप्ट होगा इन्हीं वीडियो से क्लियर हो जाएगा। और हमने आपके लिए ट्रिक्स की वीडियो भी डाल रखी है। ट्रिक्स क्यों डाल रखा है, क्योंकि ट्रिक्स जो है, अगर आप ट्रिक्स से कोई भी क्वेश्चन को याद करते हैं तो वो 100% पॉसिबिलिटी होती है कि आपका 100% वो क्वेश्चन सही होना ही है। चलिए नेक्स्ट है, और हमने आपके लिए मंथली करंट अफेयर डाल रखा है। जनवरी का हमने आपके लिए डाल दिया है, और 2023 का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था 2 मैगजीन या बोले 2 वीडियो में हम आपके लिए कवर कर रखा है। साथ में अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम आपके लिए रेगुलर लेके आते रहते हैं। चलिए इसको देखते हुए आप हमारे चैनल में जाइए, विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशन करंट, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी ओशियन की गर्म धारा है। क्या वो कैनरी है, क्या वो क्यूराइल है, ठीक है, कुरील है, लैब्राडोर है या फिर गल्फ स्ट्रीम है। तो
गर्म धारा पूछा है यहाँ पे, वार्म ओशन करंट पूछा है, तो वो है गल्फ स्ट्रीम। अब देखिए ओशियन होता है, ठीक है, ओशियन सागर, समुद्र, समुद्र में दो तरीके की धाराएं होती हैं, एक होती है वार्म ओशन करंट और एक होती है कोल्ड ओशन करंट। वार्म ओशन करंट का मतलब हो गया कि ऐसी धारा जो कि गर्म पानी को लेकर चलती है, और कोल्ड ओशन करंट का मतलब हो गया कि ऐसी धारा जिसमें कि हमें ठंडा पानी देखने को मिलता है। ये हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो धाराएं होती हैं उनका जो डायरेक्शन होता है कि वो किस डायरेक्शन में चल रही हैं, वो पूरे साल एक ही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब धारा का मतलब हमने कैसे जाना कि जैसे कि हवाएं चलती है ना, ऐसे ही समुद्र में ये लहरें चलती हैं और जो कि एक ही डायरेक्शन में रहती हैं, कभी चेंज नहीं होती हैं। चलिए, तो यहाँ पे यही पूछा है कि वार्म ओशन करंट कौन सा है, तो वो है गल्फ स्ट्रीम। इसको हम मैप में देख लेते हैं। ये देखो, ये है इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे इक्वेटर जा रहा है। ये देखो, अब हमने बात करी गल्फ स्ट्रीम की, ये रहा गल्फ स्ट्रीम। ये देखो, ये है गल्फ स्ट्रीम की धारा है जो कि ऊपर की साइड जा रही है। और यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पे बर्फ़ है, यहाँ पे आर्कटिक सी है, आर्कटिक ओशियन है। तो आर्कटिक ओशियन से आने वाली जो भी धाराएं होंगी वो ठंडी होंगी, ठीक है, और इक्वेटर से जाने वाली सारी धाराएं जो होंगी वो गर्म होंगी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या था कि लैब्राडोर करंट। ये देखो, ये आर्कटिक सी से, आर्कटिक ओशन से ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से ठंडी धारा आ रही है। साथ में दूसरा ऑप्शन था हमारा कैनरी करंट। ये रहा कैनरी करंट, यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन कैनरी करंट यही होता है। ये भी एक कोल्ड ओशन करंट है। साथ में एक था क्यूराइल, लेकिन क्यूराइल को हम लोग ओयाशियो करंट भी बोलते हैं। ये भी एक ठंडी धारा है, कोल्ड ओशन करंट है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो गल्फ स्ट्रीम है ये एक वार्म ओशन करंट है। ये इतना ज़्यादा वार्म होता है ना कि अपने साथ गर्म पानी लेके जाता है और यूरोप के पास जाता है। तो यूरोप में जो बर्फ़ पड़ी होती है वहाँ पर जब ये धारा पहुँचती है, जब ये ओशन करंट पहुँचता है, तो वहाँ पर ठंड से, विंटर से, मतलब जो आइस पड़ी होती है उसको पिघाल देता है और लोगों को ठंड से राहत देता है। ये इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है गल्फ स्ट्रीम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये देखो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टेब्लिश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, वाटर एक्ट 1974, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वाटर एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। जो CPCB है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये 1974 का जो वाटर एक्ट है, ठीक है, उसके अंदर इसको गठित करा गया है, इसको एस्टेब्लिश करा गया है। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो अपना काम करता है CPCB, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, इस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो अपनी पावर्स लेता है, पावर्स या फंक्शंस होते हैं, ये एयर एक्ट से लेता है। कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एयर एक्ट 1981 का है, 1981 का एयर एक्ट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये गठित किस एक्ट के अंदर हुआ। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि गठित किस एक्ट के अंदर हुआ, तो वाटर एक्ट के अंदर गठित हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि वो अपनी पावर या फिर फंक्शन जो भी है वो कौन से एक्ट से लेता है, तो वो एयर एक्ट से लेता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट मैं आपको बता दिए। अब चौथा पॉइंट ये है कि ये काम क्या करता है। ये काम ये करता है कि ये जो है कोई भी वाटर बॉडीज़ हैं, स्ट्रीम्स हैं, वेल हैं, कुएँ हैं, नदियाँ हैं, उनके अंदर पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात करता है और सफाई को प्रमोट करता है। चलिए, ये 4 पॉइंट है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, की वृक्क की निस्पंदन इकाई है, कौन सी है। क्या वो ऑक्सन है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, या पीला फाइबर या फिर येलो फाइबर है। तो इसका सही आंसर है नेफ्रॉन, ठीक है। इसका सही आंसर है नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी की सब यूनिट है एक, ठीक है, एक इकाई है। अब किडनी क्या है, किडनी जो होती है या फिर वृक्क जो होता है वो हमारे ब्लड बोल लो या फिर रक्त बोल लो, उसको फिल्टर करता है, मतलब कि छानता है। ये इसका काम होता है किडनी का। तो इसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई जो होगी वो होगी नेफ्रॉन। अब न्यूरॉन भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन जो है वो हमारे दिमाग
या ब्रेन की बात करो, दिमाग की और ब्रेन की, या फिर नर्वस सिस्टम बोल लो, नर्वस सिस्टम की एक छोटी से छोटी यूनिट है, इकाई है। अब न्यूरॉन क्या होते हैं? जो न्यूरॉन होते हैं वो नर्व सेल्स हैं, ठीक है, जो कि दिमाग को ये बताती है, एक मैसेज पहुंचाती है कि बॉडी को अब क्या करना है, खाना खाना है, घूमना है, थिंक, बोलना, जो भी है वो सारा काम, जो भी मैसेज का काम करती है वो नर्व सेल करती हैं। चलिए, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किडनी की यूनिट कौन सी है, तो आप बनाओगे नेफ्रॉन। अगर कोई बोले नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन की यूनिट कौन सी है, तो आप बोलोगे न्यूरॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीरियस बंदरगाह कहाँ स्थित है, कि पीरियस पोर्ट कहाँ पर है? क्या वो लीबिया में है, यूएई में है, ग्रीस में है, या फिर इजिप्ट में है? अब ये है ग्रीस में, ठीक है। अब ये थोड़ा नाम हमें थोड़ा विचित्र सा लग रहा है कि ये कहाँ से आ गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रायसेना डायलॉग हुआ है दिल्ली में, तो वहाँ पर जो चीफ गेस्ट थे, ठीक है, वहाँ पर जो चीफ गेस्ट बनकर आए थे वो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ही बनकर आए थे। तो बस उसी के चलते यहाँ पर ग्रीस के पोर्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर पेपर में आपसे पूछे कि पीरियस बंदरगाह कहाँ पर है, तो आपको आंसर लगाना है कि ये ग्रीस में है। चलिए इसको देख लेते हैं, लोकेशन कहाँ पर है इसकी। ये देखिए, ये है ग्रीस, ये है ग्रीस, ठीक है। यहाँ पर ये रहा पीरियस बंदरगाह, यहाँ पर है, देख लिया आपने लोकेशन कहाँ पर है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि ग्रीस, तो यहाँ पर उसका, अब ग्रीस जो है कौन कौन से समुद्र से अपनी मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है, तो वो हो गया एजियन सी, आयोनियन सी और मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि ग्रीस के कौन से सागरों से अपनी बाउंड्रीज साझा करता है, तो एजियन सी, आयोनियन सी और मेडिटेरेनियन सी। चलिए ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर बताइए, कमेंट सेशन में बताइए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेशन में ज़रूर हमें बताइए, ठीक है। ये हमारा छोटा सा प्रयास है आपके लिए कि हम आपके लिए कुछ कर पाएँ, ठीक है। तो आप भी हमारे साथ इसमें भागीदारी बने और हमारी वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन भी बच्चों को पढ़ना है, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उन सबके साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज कभी भी बांटने से घटती नहीं है बल्कि वो बढ़ती ही है। तो ये हमारा एक कर्तव्य है कि हम भी नॉलेज को बढ़ाएं और अच्छे अच्छे जो बच्चों को चाहिए पढ़ने के लिए हम ये सामान दें। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब बाकी बच्चों से भी करवाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।